मध महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश से निकेश खानवे जुड़े हुए हैं। इनके पास भी करीब 30 एकड़ में संतरा मौसम इन्होंने लगा रखी है। यंग इंटरप्रेनर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुशील पाटीदार जी हैं, ढाकेर जी हैं, चेतन पटेल हैं। बहुत सारे लोग परिचित भी हैं, कुछ से अभी आज परिचय हो जाएगा। ऐसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार का उद्देश्य ये है कि हमारा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव क्या है, हम जो लोग जुड़े हुए हैं उनके अपने अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव होंगे कि हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन में ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, कुछ लोगों ने दूसरों के यहाँ पर देखा होगा, कुछ लोगों ने जो एग्री टूर में गए होंगे भारत में या विदेश में कहीं जाकर आए होंगे, उनके कुछ अनुभव होंगे, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आज का जो ये सेशन है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। हमें अपने अपने अनुभव भी शेयर करने हैं और उसकी जितनी जानकारी हमें उस बारे में हम सबको बताना भी है। शुरू करने के पहले मैं कुछ बातों की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 40-50 सालों में जो डेंसिटी है, यानी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की जो दूरी है, वो कहाँ से कहाँ तक आई है। अगर हम आज से 40-45 साल के पहले अगर देखेंगे तो उस समय एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती थी वो 10 मीटर हुआ करती थी। 10 मीटर बाई 10 मीटर। अगर उसको हम ऐसे मोटे तौर पर ले तो 30 फीट बाई 30 फीट या 1000 स्क्वायर फीट में एक पौधा। उस हिसाब से अगर एकड़ की बात करते हैं तो एक एकड़ में 40-45 पौधे, और अगर हेक्टेयर की बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में 120-25 पौधे और इतने होते थे। धीरे धीरे लेकिन ये कब होता था? जिस समय बड़े परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, उस समय बागवानी एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हुआ करता था। लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो अधिक से अधिक ज़मीन को कैसे घेरा जाए उसके लिए दूर दूर पर प्लांटेशन करते थे। और पौधा ज़्यादातर गुठली से लगाया जाता था, जो उगने के बाद में 7 साल 8 साल के बाद फल देता था और अगले 50 60 70 सालों तक फल देता था। और जो पेड़ों की ऊंचाई होती थी वो 40-50 फुट तक होती थी, यानी एक एकड़ में 40-45 पेड़ होने के बावजूद उनकी जो कैनोपी होती थी वो आपस में पूरी मिल जाती थी। इस प्रकार का रहता था वो। धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए, जगह हमारे पास कम होती गई, और ये जो 30 फुट बाई 30 फुट या 10 मीटर बाई 10 मीटर था, ये फिर 10 मीटर से 10 मीटर बाई और 6 मीटर पे, यानी 30 बाई 20 पे आया। उस समय एक एकड़ में 70-72 और एक हेक्टेयर में 180-85 प्लांट लगने लग गए। और 5-7-10 साल के बाद जब और छोटे परिवार हुए तो फिर 20 बाई 20, यानी रो टू रो 20, प्लांट टू प्लांट 20, 400 स्क्वायर फुट में एक प्लांट, यानी एकड़ में 100 प्लांट, हेक्टेयर में 250 प्लांट। इस प्रकार चला और ये काफ़ी लंबे समय तक चला। आज भी महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर लैंड होल्डिंग जिस एरिया में ज़्यादा है और जो लोग संतरा मौसम्बी लगा रहे हैं, आज भी काफ़ी लोग 20 बाई 20 के ऊपर संतरा मौसम्बी लगा रहे हैं। 20 बाई 20 के बाद में 20 बाई 18, 20 बाई 15, 18 बाई 18, 16 बाई 16। मौसम्बी आज भी यहाँ पर संतरा और मौसम्बी सिट्रस फ्रूट आज भी 20 बाई 10 इस पैटर्न पे काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। कुछ लोग अभी 15-10 पे और 16-10 पे भी आ गए हैं। तो इस तरह से अगर हम 50-60 साल पहले एकड़ में 40-45 और हेक्टेयर में 125 प्लांट की बात करते हैं, तो 12-15-20 साल पहले 2000 के आसपास तक ये एकड़ में करीब 130-35 और हेक्टेयर में करीब 350-400 तक ये संख्या आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि 2000 के बाद का अगर सिनेरियो देखते हैं, तो 2000 के बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ सारी चीज़ों का,
जो एग्रो टूरिज़्म बढ़ा, एग्रीकल्चर के लोग देश विदेश जाने लग गए। स्पेशली इज़राइल की तरफ जब हम गए, पहले चाइना और ताइवान जाते थे, उसके बाद में और इज़राइल, चाइना और कोरिया, फिर बाद में इज़राइल। तो इज़राइल पैटर्न जो था वो सबको बहुत आकर्षित कर रहा था। आपको पता होगा कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी इज़राइल की ही देन है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पता चला कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग ही तरह से खेती हो रही है यहाँ। तो यहाँ पर पहले हाई डेंसिटी की बात हुई और अब तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी। यानी हाई डेंसिटी यानी क्या कि भाई अपने यहाँ पर 20x10 या 20x20 या 16x16 नहीं तो सीधा 12x10 पे लगा दो। तो उस समय भी काफ़ी लोग परेशान थे कि 12x10 इतनी छोटी जगह में पौधा कैसे बढ़ेगा, कैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वो अडॉप्ट किया, 12x12 पे, 12x10 पे, 14x12 पे करना शुरू किया। अब जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे थे वैसे ही जिन्होंने हमें सिखाया डेंसिटी, हाई डेंसिटी का, उन्होंने और आगे एक कदम बढ़ गए वो, और उन्होंने जो 12x12, 12x10 था उसको 12x8 किया, फिर 10x8 किया। और ऐसे करते करते आज ये स्थिति है कि 10x4, 10x5, 8x5 पर भी लोग प्लांटेशन करने लग गए हैं। आप भी अगर आपके आसपास अगर देखेंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 10x5 पे, 10x6 पे, और जिन्होंने फ्रूट प्लांटेशन की हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है? क्योंकि धीरे धीरे लैंड होल्डिंग लोगों की कम होती जा रही है। जहाँ पर पहले 50 एकड़ 60 एकड़ लैंड होल्डिंग थी वो घट के 30 पर आई, 20 पर आई, आज ये हो गया कि 10 एकड़ और 5 एकड़ पर आ गए। तो इतनी कम ज़मीन में कम पौधे लगाकर इन्वेस्टमेंट करके और चौथे, पाँचवें, छठवें साल इनकम लेना, ये आजकल लोगों को कुछ गवारा नहीं हो रहा है। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में परहेज नहीं है, लेकिन फास्ट रिकवरी चाहिए, रिटर्न उसका जल्दी चाहिए। दूसरे तीसरे साल में कैसे वो और टोटल कॉस्ट को रिकवर कर सके जिससे कि चौथे साल में वो प्रॉफिट में आ सके। जब इसकी तरफ लोगों का ध्यान गया तो इज़राइल पैटर्न उनके लिए एक अच्छा समाधान ऐसा सामने उभर कर आया। तो लोगों ने 10x10 पे, 12x10 पे, 12x8 पे, 10x8 पे, 10x6 पे प्लांटेशन शुरू की। अब कुछ बातों में देखिए कैसा है कि अभी जो मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको, ये भूमिकाएं बता रहा हूँ, इसके फ़ायदे नुकसान इसके बारे में आप भी जो भी आपके अनुभव वो शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ से ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, जहाँ से हमने कॉपी किया या जहाँ से हमने सीखा है, यानी इज़राइल जो पैटर्न जिसकी हम बात करते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस देश की जलवायु, वहाँ पर टेक्नोलॉजी, वहाँ के जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो, उनका नॉलेज, उनका डेडिकेशन, उनकी ज़मीन, मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। और उनका जो मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात जो है फार्म मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फार्म्स हैं, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ के भी हैं। लेकिन जब बात मैनेजमेंट की आती है तो हम आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने कॉपी तो कर ली, अब उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान तो होने ही हैं। तो आज के दिन जो अल्ट्रा डेंस और ज़्यादा हाई डेंसिटी में जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जहाँ 50 साल में हम एकड़ में 40 और हेक्टेयर में जब 125 थे, तो वो आज हम 10x8 की बात करेंगे तो एकड़ में लगभग 540-45 और हेक्टेयर में करीब 1360। और अगर हम उसको फिर अगर 10x5 की अगर बात करते हैं तो 870, 2175 हेक्टेयर की बात करेंगे। तो 12x5 की बात करते हैं तो 725, 1812, और 12x4 की बात करते हैं तो 906, 2265। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 2265 प्लांट, एकड़ में 900 प्लांट, 700 प्लांट, 800 प्लांट, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नागपुर के आसपास भी कुछ किसान हैं, कुछ बंधु हैं जो अभी हाई डेंसिटी के अंदर में और जिन्होंने काफ़ी प्लांटेशन वगैरह की हुई है।
12x10 तो अभी कोई आजकल कॉमन हो गया है, कोई हाई डेंसिटी रहा नहीं। तो डेंसिटी के मामले में, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो के मामले में कौन सी क्रॉप है, कौन सा प्लांट आप लगा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं राजस्थान बीकानेर से आनंद शर्मा जी, जो अनार के ऊपर जिनका काफ़ी अच्छा और योगदान है, पकड़ है। आनंद जी, आपका स्वागत है। आप, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। आप वीडियो ऑन कर लीजिए आपका। अ, हाँ, तो आनंद जी, आप बताइए कि आपके वहाँ पर जो अनार की खेती जो हम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो हो रही है अनार की खेती, तो जी वहाँ पर कैसे क्या, किस डिस्टेंस पे हो रही है, डेंसिटी क्या है, और अल्ट्रा डेंस में अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, उस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए सर, ऐसा है कि अनार में राजस्थान में जो खेती हो रही थी वो जी। स्टार्टिंग 5x5 मीटर पे करते थे लोग। हाँ हाँ। लाइन टू लाइन की दूरी 5 मीटर और प्लांट टू प्लांट की दूरी 5 मीटर। हाँ। फिर धीरे धीरे ये कम होती गई। और वो स्टार्टिंग में जब अनार बहुत कम मात्रा में लग रहा था, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही थी, उस समय ये दूरी रखी जाती थी। उसके बाद में आपके अभी जो प्लांटेशन हो रहा है वो 3x3 मीटर, मतलब 10 फुट बाई 14 फुट पे करते हैं लोग। प्लांट टू प्लांट की दूरी 10 फीट और रो टू रो की दूरी 14 फीट। 14 फीट। तो उसमें ये जो अभी यही मतलब पैटर्न चल रहा है, कुछ ने इसको डबल रो सिस्टम में भी किया है। मतलब जो प्लांट से प्लांट की दूरी को जो है वो उतना ही रखा है, लेकिन जो दो रो की, एक जो अपने बेड बनाते हैं उस पे दो प्लांटेशन किए हैं उन्होंने, जिग अच्छा। जैग पोजिशन पे। जिग जैग करके, ओके। जिग तो उसमें क्या है कि थोड़ी प्लांट की मतलब पॉपुलेशन और बढ़ गई है। और इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वो उतना ही, जो दो प्लांट के बीच की दूरी जो रहती है, मतलब रो की दूरी जो 14 फीट ही रखी है उन्होंने, तो कुछ प्लांट उन्होंने उसमें इंक्रीज हुए हैं उनके। तो ऐसा 2-3 बगीचे में लोगों ने ट्राई पे किया है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ 3x4 मीटर पे ही आम मतलब प्लांटेशन हो रहा है। अब ये मतलब अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तो नहीं आता ये मॉडरेट डेंसिटी में आ रहा है। अभी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तो आप 2 मीटर बाई 1 मीटर पे भी कर सकते हैं। और जहां तक आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो इजराइल से मिलता जुलता एनवायरनमेंट है राजस्थान में आपके। और सॉइल कंडीशन और सॉइल वैसी है, लेकिन एक्चुअल में वो जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे उतनी अवेलेबल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कुछ लोगों ने किया भी था। और उसकी मैं प्रॉब्लम्स थोड़ी आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ललचाने वाला सब्जेक्ट है एक्चुअल में। हाँ 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 हाँ। भाई आदमी को, फार्मर को ललचाता है कि भैया आपके 100 पेड़ की जगह आपके 500 पेड़ लग जाएंगे या 300 पेड़ लग जाएंगे। तो वो क्या है कि अपना मुनाफे का जो कैलकुलेशन है वो 3 गुना बढ़ता है, तो वो तुरंत लगाने को तैयार होता है। एक्चुअल में सर, सॉइल हेल्थ का बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास कितना कार्बन है, कितने न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि आप ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो उसी सॉइल में से ज्यादा अपटेक होगा। और दूसरा क्या है कि आपकी सनलाइट का भी मतलब कंपटीशन होगा प्लांट की लीव्स के साथ में, तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। वो प्लांट टू प्लांट डिफर करता है कि बिल्कुल। आप क्या लगाना चाह रहे हो। जैसे आप अमरूद के बारे में है, तो अमरूद की थोड़ी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में परेशानी अलग है, अनार बिल्कुल। में अलग है। अब आप थाई एप्पल पे चले जाते हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना। बिल्कुल। और आम के साथ में भी यही समस्या है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसा आपने खुद ही ब्रीफिंग में बताया था कि कौन सी क्रॉप ले रहे हो आप, वो डिपेंड करेगा आनंद जी, ये कि बताइए आपको। कि वहाँ पर आप तो अनार के एक्सपर्ट हो,
तो वहाँ पर अनार में जिन लोगों ने ये जो अभी जिगजैग बेड के ऊपर डबल जो जिगजैग करके लगाए, उसमें प्लांट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। यानी हाँ जो जी। जो जो 12 बाई 10 के अंदर में जो 310-15 जो प्लांट हो रहे थे, वो अभी सीधे के सीधे 600 के आसपास आ गए एकड़ के। ठीक तो है। हाँ, तो इसमें इसमें अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, क्या नई समस्याएं आ रही है, तो देखिए सर, इसका। इसमें समस्याएं तो देखो सर, इसमें जो FIM मैनेजमेंट है, जो आप ईयरली 1 या 2 साल में जो खाद देते हैं हम्म। फसल से पहले, तो उसमें क्या है कि जो ट्रैक्टर की मूवमेंट है हम्म। वो परेशान करती है। उसमें क्या, ट्रैक्टर जब मूवमेंट करता है तो वो प्लांट की जो भी डालियां हैं उनको तोड़ता है। तो उसकी वजह से ये समस्या आ रही है अभी। एक तो दूसरा, जो सकिंग पेस्ट है आपके हम्म। प्लांट की कैनोपी, जो एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई है। तो ये जो आपके हाँ। थ्रिप्स है, माइट्स वगैरह है, तो ये क्या है कि पूरे बगीचे में एक साथ फैल रहा है। हम्म। पहले क्या होता था, ये बाउंड्री के एरिया में ही ज्यादा दिखता था। बाउंड्री की जो लाइंस हैं, 1-2 लाइन में ही आपको माइट का ये आप चाहे आप सिट्रस में चले जाएं, चाहे पोमोग्रेनेट में चले जाएं, तो ये रहेगा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो ये जो आपके जो सकिंग पेस्ट है, जो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं और जिनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होती है, हम्म। तो वो क्या है कि प्लांट इंटरलिंक रहेंगे तो ये पेस्ट भी इंटरलिंक रहते हैं। तो हम्म। उसका मैनेजमेंट करना, मतलब इंसेक्ट पेस्ट का, वो एक समस्या है। दूसरा क्या होता है कि एक फोटो पीरियडिज्म की एक टेक्नोलॉजी है आपके, यदि आप हॉर्टिकल्चर में थोड़े से, मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि कोई डाली पे पत्ती कितनी पत्ती निकलेगी या फ्लावर निकलेगा या डाली बनेगी, उसका जो डिसाइड होता है वो सनलाइट कितनी घंटे तक वहां गई है और उसमें क्या हार्मोन बनते हैं, उससे ही पता चलता है कि उनके अलग अलग आवर्स होते हैं अलग अलग प्लांट के, कि उसको फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। तो वो लाइट उतनी देर पहुंचेगी, वो डिसाइड करेगी कि यहाँ से पत्ती निकलेगी या यहाँ फ्लावर निकलेगा। फ्लावर निकलेगा तो मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा, या आपके सेमी वो निकलेगा। तो एक्चुअल में क्या है, हाई डेंसिटी में आपको कैनोपी में प्रूनिंग और कटिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वो आप साल में 2 बार कर रहे हो, तो हाई डेंसिटी में आपको 3 से 4 बार करनी पड़ेगी। वरना क्या, सनलाइट प्रॉपर नहीं जाएगी अंदर प्लांट में और वो फ्लावरिंग मोड पे मतलब नहीं जा पाएगा, या जाएगा तो फ्लावर इतने स्ट्रांग नहीं आएंगे, ड्रॉपिंग के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअल में क्या है कि अपने सिस्टम अडॉप्ट तो कर लेते हैं इजराइल का, और वो जो कितनी बार प्रूनिंग करते हैं और कितना फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कितना सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के लिए मतलब बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने फार्मर उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। एग्जैक्टली मैं भी इस बारे में आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 300 से 600 पौधे लग गए और हमारा इकोनॉमिक्स डबल हो गया और पैसे दुगने आ जाएंगे। तो ये बात तो डबल प्रोडक्शन की तो समझ में आ जाती है उनको, लेकिन उसके लिए डबल फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, उसके लिए कटिंग भी 2 बार के बदले 3 बार करनी पड़ेगी। अंदर से ट्रैक्टर अगर हमारे पास बड़ा है तो वो उससे पेड़ टूट रहे हैं, तो हमको छोटा ट्रैक्टर या कोई नई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी जिससे अंदर इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस भी हो जाए और डालियाँ भी न टूटे। तो हाँ, ये जो सिस्टम एडॉप्टेशन का जो जो बात है, जो मैनेजमेंट वाली बात है, उसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं अभी भी। हमने हाई डेंसिटी अल्ट्रा डेंसिटी पॉपुलेशन तो लगा दी, डाल दी हमने, हम्म। लेकिन मैनेजमेंट में हम पिछड़ गए, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में ये इंडिया के फार्मर की एक परेशानी है कि वो एक्चुअल में, यहाँ राजस्थान में तो लैंड होल्डिंग बड़ी है आपके, जी। तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांटेशन कर देता है, और जो पर ईयर जो मैनेजमेंट में जो उसका खर्चा है प्लांट का, वहां वो करने में सक्षम होता नहीं है, क्योंकि अपनी मतलब जो कैपेसिटी है बजट की, उससे बहुत गुना ज्यादा प्लांटेशन कर देता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है आपके फार्म मैनेजमेंट की, वो कर नहीं पाता। ना तो अच्छी पे दे पाएगा, ना अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, वो फिर ये सोचता है उग जाएगा, कुछ नहीं लग जाएगा,
ओए हम्म। जितना ही ठीक है, फिर उस हाँ हाँ। कंडीशन पे आ जाता है। तो बिल्कुल फिर वो क्वालिटी मैनेजमेंट पे तो आ ही नहीं सकता। एक बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता, तो क्वालिटी की तो बात तो फिर बात की है। बहुत सही बात है। तो तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी मेरे हिसाब से जो फार्मर करें तो वो छोटे एरिया में करें, हम्म। तो उसको एक मैनेज कर सकता है। मतलब मैं पर्टिकुलर राजस्थान के हिसाब से बोल रहा हूँ, और यहाँ तो आपके एरिया छोटा ही है लोगों के पास, महाराष्ट्र में या गुजरात के कुछ पार्ट हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बीघाज में काफी जमीनें हैं, तो वो क्या है कि वो पूरे में डाल देता है। अब वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी पूरे में डालेगा तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी ये मशीनरी भी इतनी महंगी आ गई आपके, ये स्प्रेयर्स जो हैं, और छोटे ट्रैक्टर को लेके आना, फिर उसको मतलब उसकी ट्रॉली भी छोटी बनवाना। और कुछ फार्म तो हमने ऐसे देखे हैं कि वहां ट्रैक्टर भी नहीं जा पा रहा अभी, बिल्कुल। मैनुअल ही करना पड़ रहा है। जो पुराने बगीचे हो गए हैं उसमें कंडीशन ये है कि उनका अल्ट्रा आइडेंटिटी भी नहीं है, सिंपल है। हाँ हाँ। फिर भी एक्चुअल में क्या है, जो 10 साल पुराना। आनंद जी की आवाज़ ड्रॉप हो गई है। हेलो आनंद जी। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी सर। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है आनंद जी का की यस सर। हाँ आनंद जी। हाँ आनंद जी बोलिए। तो आनंद जी ने बताया कि भाई जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। इसमें एक और समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो किसान है वो लोगों के कहने से, या जिसको हम दूसरी भाषा में कहें कि बहकाव में आकर, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है जो प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं उनका। क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है कि मेरे यहाँ से ज़्यादा पौधे बिक जाए। तो उसने जहां सुना कि भाई उसने फलाने ने, किसी एक ने अगर 500 के बदले 700 पौधे लगा लिए, तो वो सबको बताते फिरता है कि भाई तुम भी 700 लगाओ, सब लोग आजकल 700 ही लगा रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो वो 700 पौधे में आपकी कमाई डबल हो जाएगी ये तो बता देता है, लेकिन खर्चा साथ में बढ़ जाएगा, प्रैक्टिसेस भी बदलनी पड़ेगी, और क्या क्या और समस्या आएगी इस बारे में वो कुछ नहीं बताता। तो एक जो उसका एक पहलू तो समझ में आता है, दिखता है, बाकी सारे पहलू दिखते नहीं है। और कुछ समस्या ऐसे भी आती है कई बार कि छोटी जगह में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में पूंजी कम पड़ गई। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे फार्म देखे हैं कि 2 साल 3 साल में इतने पैसे खर्च कर दिए कि सब कुछ दाव पे लगा दिया, और जब कमाई का समय आया उस समय फक्कड़ खाली हो गए, और किसी को वो सारा का सारा बगीचा या तो चलाने के लिए दे दिया, या तो जिसको हम कहते हैं कि हिस्सेदारी बटाई पे दे दिया, या तो बेच दिया। तो ये भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। तो इजराइल की देखा देखी अल्ट्रा डेंसिटी पे जाना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कौन कौन से और जो मैनेजमेंट के गुर जो अपनाए हुए हैं उसके बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अनार के ऊपर आनंद शर्मा जी ने और काफ़ी अच्छा बताया इसके बारे में। हमारे साथ में प्रकाश केवलानी जुड़े हुए हैं नागपुर से। प्रकाश जी के पास में प्रकाश जी हैं आप? जी सर। हाँ। तो प्रकाश जी का नागपुर के पास में और करीब 100 एकड़ में इनके पास में संतरे, मौसम्बी, सीताफल और क्या कहते हैं गुआवा, ऐसे उन्होंने कई क्रॉप यहाँ लगा रखी है। तो उनका भी पिछले 5 साल से वो भी इस फील्ड में काफ़ी, यानी जिसको कहते हैं ना फुल टाइम फार्मर है वो। तो उनके भी कुछ अनुभव, उन्होंने किस डिस्टेंस पे क्या लगाया है और उसके क्या फ़ायदे नुकसान, उनका क्या अनुभव है इस बारे में। प्रकाश जी जी। आप प्रकाश डालिए। हाँ। सभी मेरे चहेते मित्र और गुरु और जो वेबिनार में जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। आज का जो विषय रखे हैं कि
सघन लागवड जो है, जैसे अपन कहते हैं अति घन, जिसको बोलते हैं अपन सरल शब्दों में, हाई डेंसिटी वॉल्यूम में अपने को प्लांटेशन लेना चाहिए कि नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्लस माइनस अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं इसके, इस विषय के, जैसे सभी ने, आनंद जी ने कहा, आप प्रदीप गुप्ता सर ने बताया, तो मुझे इसमें 3-4 पॉइंट जो है वो स्पेशली बोलना है कि जो फार्मर अल्ट्रा हाई डेंसिटी में या हाई डेंसिटी में जाना चाहता है, तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास लैंड ऑक्युपाई कितनी है। अगर उसके पास में लैंड होल्डिंग कम है, यानी वो कम में मतलब बिलो 4 एकर्स, अगर 4 एकड़ से कम का क्षेत्रफल उसके पास है और उसकी मैनेजमेंट की क्षमता है और कैपेसिटी है उसको संभालने की, तो वो प्लान कर सकता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन इसमें ये आता है कि कोई फार्मर है, जैसे उसके पास लैंड ही नहीं है और खुद की भी लैंड नहीं है और कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, वो किसी लीज लैंड पे काम कर रहा है। लीज लैंड जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, वॉट एवर, जैसी जैसी उसकी जो नियम कायदे लेता है वो, तो उसमें वो चांस ले सकता है, वो भी छोटे स्तर पे। अब सवाल तीसरा ये उठता है कि फायदा देगी या नुकसान देगी, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो क्लाइमेट कंडीशंस, आपकी जो प्लांटेशन आप जिस क्रॉप की लेने जा रहे हो उसकी वैरायटी कौन सी है, क्या वो परमिसेबल है अपने को हाई डेंसिटी में, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में, ये समझना पड़ेगा। ये दोनों दोनों फैक्टर इसमें काउंट किए जाने चाहिए। जैसे आनंद जी ने कहा कि एप्पल बेर में तो सोचा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो एक वैरायटी ऑफ प्लांटेशन भी इसमें काउंट होती है। ये 3 फैक्टर है। और एक चौथी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जो कई दशकों से अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और ज्यादा में फिर क्या हो जाता है, वैसा फिर सामने चीजें बढ़ती जाती है। तो उद्देश्य मेरा कहने का ये है, मुहावरे का ये, कि जितने कम पौधे रहेंगे तो उसमें पकड़ अपनी अच्छी रहती है, मैनेजमेंट बढ़िया रहता है, और अपन हर पेड़ को बड़े तसल्ली से और बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं, प्लस भी है माइनस भी है। अब बात आती है कि जो मैं अपना फुल टाइम खेती कर रहा हूँ 96 एकर्स के अंदर में, मेरे पास तीनों किस्म के काम है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ, और सीट्रस में मेरे पास में संतरे करीबन 7 से 8 हजार पौधे हैं, जो इंडो इजराइल पैटर्न पे लगे हुए हैं। रो टू रो 20 फीट का डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट 10 फीट का। तो उसमें जो 20 बाय 10 पे अगर प्लांटेशन अगर मैं काउंट करता हूँ तो एकरेज वाइज 220 पेड़ लगते हैं। और टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, आप में से जो भी मेरे फार्म पे आना चाहे, विजिबिलिटी है तो जरूर आए। मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में कि आने वाले 2 साल के अंदर मुझे शायद बीच का एक पेड़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी कैनोपी बन रही है, और उसकी कैनोपी बाकायदा साल में 2 बार उसकी प्रोनिंग होती है, और बारीक बारीक प्रोनिंग टाइम टू टाइम चलती रहती है, जो ध्यान देनी पड़ती है। तो उसने जो कैनोपी लिया है प्लांट ने, तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट जो है 20 बाय 20 पे रहना चाहिए था। तो अब बात आती है कि 20 बाय 10 पे लगा के अपने को क्या मिलने वाला है, और 20 बाय 20 पे रहता तो अपने को क्या मिलने वाला है। जैसे आनंद जी ने भी कहा कि जितनी कंजस्टिविटी रहेगी तो फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बोले उन्होंने। जितना उसको पत्ती को जितनी धूप मिलेगी, हवा लगेगी और हवा ओजस चलती रहेगी, तो उतना फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा पत्ती और प्लांट। उसके बाद में उसमें जो स्टोरेज आएगा वो बढ़िया आएगा। तो वो फैक्टर यील्ड पे भी आता है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिक्र करते हुए आपको बताऊंगा कि उनके यहाँ 25 बाय 25 पे संतरा लगा हुआ है। उनके 18 एकड़ का फार्म है और मात्र 1400 पेड़ है उनके पास संतरे के। और रनिंग ईयर उसका 21वां साल रनिंग चल रहा है। उनका जो प्लांट की जो कैनोपी है, मुझे लगता है 25 बाय 25 भी उनको कम पड़ रही है, और ये फैक्ट है, मेरे आंखों से देखा हुआ है।
और उन्होंने पिछले 6 सालों से जीरो टिलिंग पे चल रहे हैं, मतलब कोई वो यानी प्लाव नहीं कर रहे हैं, रोटा नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेटर नहीं चला रहे हैं, और उसको मैनेज करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जड़ें ओवरलैप हो गई है 25x25 पे भी। उनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और जो ईल्ड फैक्टर की बात करूं मैं, तो जैसे मैं अपने से कंपेयर करता हूं तो 20x10 पे जैसे संतरा लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पेड़ से ज्यादा 100-110 किलो माल ले पाऊंगा आने वाले 6 से 7वें साल में। आज की तारीख में वो जो मेरे मित्र हैं, वो 20 से 21 टन का वो ईल्ड लेते हैं पर एकड़ का। यानी आप समझ लीजिए जो मैं नहीं ले पाऊंगा वो बड़े मजे से ले रहे हैं और बहुत आसानी से ले रहे हैं। तो उनको देख के ऐसा लगता है मुझे कि हाई डेंसिटी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आनंद जी ने भी कहा कि लालच में आ जाते हैं नर्सरी वाले, अपना माल बेचने के इसमें ग्राहकों को गुमराह कर देते हैं। लेकिन इंसान ने अपनी समझ भी रखनी चाहिए कि अपने को किस पाथ पे चलना है। सबसे पहले अपना पोटेंशियल देखना चाहिए कि मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने भी एक प्लॉट ऐसा लगाया है, 15x6 पे मैंने मौसम भी लगाई है। वो मेरी लीज लैंड है, 8 साल की मेरे को लीज मिली है। अब मैं उसको 5 साल तक के बड़ा करूंगा तो मेरे पास समय नहीं बचेगा, तो मैंने उसको एक अलग पैटर्न पे लगाई है ताकि मैं देख पाऊँ उसको, और मेरी प्लानिंग उसको 2.5 साल से ईल्ड लेने की रहेगी। अब मैं कितना सक्सेस होगा वो समय बताएगा। मेरी प्रैक्टिसेस में आला दर्जे की रख के भी उसको मैं एक मेरे दिमाग में रख के चलता हूँ, कहीं ना कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज ही देखता हूँ मैं कि जड़ें भी, जो इंटरनल जड़ें हैं वो भी ओवरलैप होती है। तो इसमें मैं आपको केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 20x20 का अगर आपके पास में लैंड, बहुत ज्यादा एक्सेस लैंड है और आपके पास पेशेंस लेवल हाई है आपके, तो आप जो है एकदम जो आइडियल डिस्टेंस होता है उसमें जाइए। और आपको सिर्फ जो अपना हॉर्टिकल्चर का जो जो पैटर्न है और बगीचा केवल 15 से 20 साल में अपने को करके निकलना है, तो आप जो अपन कहते हैं कि जैसे 20x10 पे मैंने लगाया है उस तरीके से लगा सकते हैं, या 20x12 पे भी लगा सकते हैं, 18x12 पे भी लगा सकते हैं, 18x14 पे भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना यही रहेगा कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी अवॉइड करना चाहिए। कस्टर्ड एप्पल भी मेरे यहाँ एक ऐसी क्रॉप है जो मेरे यहाँ लगभग 40 एकड़ में लगी हुई है। अब जो ब्रांड के ओनर हैं, जो उसके रचयिता हैं, श्री नवनाथ मल्लारी कसपटे जी, एनएम के सुपर गोल्डन जो उनका ब्रांड आता है, सभी ने सुना भी होगा। गोल्डन कस्टर्ड एप्पल में उनका रिकमेंडेशन सर 16x8 पे है। अगर 16x8 की अगर मैं बात करता हूं तो पर एकड़ 340 प्लांट्स आते हैं। तो मैंने बोला 16x8 पे लगाएंगे तो अपना एकरेज में जो है ये, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने थोड़ा उसको शफलिंग करना चाहिए, 14x7 लगाना चाहिए। मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला लगाना चाहिए। मैंने 14x7 पे 40 एकड़ लगाया है, जिसमें 440 या 445 के आसपास पर एकड़ प्लांट्स आते हैं। मुझे आज की तारीख में मेरे प्लॉट को देख के ऐसा लगता है कि शायद चौथे साल मेरे को बीच का एक पेड़ निकालना पड़ेगा सर, और 100% निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिसेस में दम है और मेरा डेडिकेशन है और मेरा प्लांट्स पे जो समझ है उसको मैं बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, और मेरे को अच्छी अच्छी गाइडलाइंस मिल रही है समय समय पे, जो मैं अपने आप को एजुकेट करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाथ मैंने गलत ले लिया प्लांट्स ज्यादा लगाने का। मैंने लालच नहीं की थी, मैंने समझ को अपने अलग तरीके से कैलकुलेट किया था कि मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो पेड़ कम करने की बात आएगी तो मेरी आत्मा मुझे परमिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे पौधे मेरे बच्चे जैसे मैं परवरिश कर रहा हूँ। तो मैं वो मशीन के सर्च में पड़ गया हूँ कि जो जड़ों के साथ में खाली करके कहीं शिफ्ट कर दे। और आजकल भगवान की दया से मशीनें आ भी गई है, लेकिन उसके लिए लैंड भी तो चाहिए ना सर, वो लैंड है नहीं। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि पॉपुलेशन पे मत जाइए प्लांट्स के ज्यादा से ज्यादा लगाने पे। जितना जो आइडियल जो उसका डिस्टेंस है उसको फॉलो करना चाहिए, और सही तरीके से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, सही टाइम पे उसकी प्रोनिंग होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो बढ़िया क्रॉप, बढ़िया फसल देता है, अच्छी ईल्ड देता है और आपको हरा भरा रख सकता है। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी ने लगभग 4 फसलों के बारे में बता दिया, संतरा, मौसम्बी और सीताफल।
अमरूद भी लगाया है उन्होंने, गुआवा, ठीक है वो। इसमें अभी एक जैसे कि एक प्रश्न आया कि भाई अल्ट्रा डेंसिटी के अभी तक हमने जो बातें की अभी तक, आनंद जी ने बताया या मैंने पहले बताया या अभी प्रकाश जी ने, हमने उसका एक निगेटिव साइड अभी देखा है। क्या कोई पॉजिटिव साइड है इसका? किसी को अगर अनुभव है हम में से जो लोग हैं तो वो शेयर करें, अपना परिचय देकर, और शेयर करें कि क्या उसका कुछ पॉजिटिव साइड है जो हमने देखा है, या मैं कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है उसमें, और ये भी सक्सेस हो सकता है या हुआ है। तो ऐसा कुछ अनुभव है किसी का, तो हम में से कोई शेयर कर सकते हैं। खानवे जी जुड़े हुए हैं पांडुर्णा से, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? जी सर। सर सर मैं मेरा भी। हाँ हाँ, जी बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए खानवे साहब, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो रखे हैं। हाँ, जो माइक पर क्रॉस लगा उसको ठीक कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी अभी भी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। सर मैं हाँ बोलना चाहूंगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ये सर मैंने हाँ, प्रकाश जी बोलिए। सर आपने जो एडवांटेज जो बोले आपने कि क्या पॉजिटिव देखा है आपने, अभी जैसे मैंने चौथी क्रॉप के बारे में जो नहीं बताया, उसमें गुआवा है मेरा। तो हम्म उसमें 14/7 पे मेरा प्लांटेशन है। हम्म तो कस्टर्ड एप्पल का एक 2 एकड़ का प्लॉट मैंने कम करके एज अ ट्रायल एंड एरर मैंने उसको ताइवान पिंक वहाँ प्लॉट सिलेक्ट किया और प्लांटेशन किया था लास्ट ईयर जुलाई 2021 में। हम्म अभी यहाँ से जो उसकी पोजीशन है वो समझ लीजिए 18 से 19 महीने का पौधा है, और पिछले महीने भर से उसका हार्वेस्टिंग शुरू हो चुका है। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस ये किया कि गुआवा है तो बहुत अर्ली फ्रूटिंग स्टेज पे आ जाता है और 12 महीने में चालू हो जाता है। तो ऐसी क्रॉप में जो मैंने शुरू में भी कहा कि वैरायटी कौन सी होती है अपने क्रॉप की, ये भी कहना मैटर करती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में और डेंसिटी में और नॉर्मल सिचुएशन में। तो मुझे ऐसा लगता है ताइवान पिंक जो है ये डेंसिटी में लिया जा सकता है, जिसमें अपन 400 450 पौधे ले सकते हैं ये करके, और इजीली मैनेजेबल है और विजिबिलिटी भी रहती है और मैनेजमेंट भी इजीली हो जाता है और यील्ड फैक्टर भी बढ़िया चलता है। तो ये 15 महीने में, और इसको प्रोनिंग भी इसकी यानी बढ़िया तरीके से होती है, जिससे उसकी जो बड़ी कैनोपी बन नहीं पाती है, और उसकी जो मैक्सिमम जो अगर अपन प्रोनिंग करके हाइट लेके चलें तो वो 10 फीट के 8 से 10 फीट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 10 फीट तक की जाती है। तो एक प्लस पॉइंट है उसका जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल। इसका ताइवान पिंक की वैरायटी। ताइवान पिंक के बारे में, तो गुआवा की जो वैरायटी है उसमें 14/7 पे इन्होंने लगाया है, और अभी जुलाई अगर 2021 की बात करते हैं तो अभी करीब उसको 17वां महीना ही चल रहा है, ये 16 महीने 17 महीने, मतलब 1.5 साल का भी पौधा नहीं हुआ है, और इस साल भी वहां पर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो यानी तो वैरायटी, उसमें सही एक बात वैरायटी। हाँ हाँ, बोलिए। उसमें एक बात और बोलना चाहूंगा सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। हम्म। अभी अभी जो ईल्ड निकली है और जो उसका मैनेजमेंट चला है, हम्म वो जो खुले खुले मन से खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आपके गाइडलाइन में ही चला है सारा वो, एनसीएस हम्म ग्रीन अर्थ से। और जब मैंने आज से 20-21 दिन पहले के आसपास मैंने जब वो पहला फ्रूट जब वहां से टेबल पे मेरे आया हम्म स्टाफ के तरफ से, तो मैंने मंदिर में अर्पण किया और उसको प्रसाद में बंटवाया और एक हिस्सा मेरे हाथ में आया। तो जब मैंने उसकी बाइट लिया उसकी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा गुआवा अभी तक नहीं खाया। ये फैक्ट कह रहा हूँ आपसे मैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये डायरेक्ट मार्केट में जो जैसे जाता है टन 2 टन बन के 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो बिकने के लिए, ये वो लेवल का फ्रूट नहीं है ये। तो मेरे दिमाग में एक अलग चीज चली, तो मैंने उसको पैकिंग के माध्यम से 2 kg के बॉक्स बनवाए और उसको पैकिंग के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड किया वीडियो बना के। और सभी को और आपको भी सुन के बहुत खुशी होगी कि मैं आज की तारीख में माल दे नहीं पा रहा हूँ, वाह, इतना डिमांड है वेरी मेरे। गुड। और उसका प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस से मैं 3 गुना बेच रहा हूँ।
100 रुपए पर केजी, 200 रुपए का बॉक्स जो है मैं दे रहा हूँ, और लोग मेरे को फोन कर करके मांग रहे हैं, उसमें क्वालिटी इतनी बढ़िया बैठी है, जबकि वो हाई डेंसिटी में भी लगा हुआ है। 400 450 पौधे साधारणतः लगते नहीं है, मैंने लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, सत्यनारायण जी ने कुछ बोल रहा पहले शायद। खानवी जी कुछ सत्यनारायण बोल जी, रहे थे। हाँ, सत्यनारायण जी कुछ बोल रहे हैं। सत्यनारायण जाट जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप म्यूट हो गए। कुछ, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सत्यनारायण जी आपकी। म्यूट हो गए आप वापस। आपका नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है शायद। हाँ, फिर से म्यूट हो गया आपका मोबाइल। आपका शायद। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कहाँ से हैं सत्यनारायण जी? राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से। अरे वाह, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप की भूमि से। बोलिए। और आप सबका बात सुन के मेरे को अच्छा लगा है, और मैं भी एक युवा किसान में अभी मैंने कस्टर्ड एप्पल की खेती के लिए 2 साल हुए लगाए हुए प्लांटेशन। अच्छा, हाँ। और कितना एकड़ लगाया है? कौन से डिस्टेंस पे लगाया है आपने? सर मैंने करीबन 400 प्लांट लगा रखे हैं 2 बीघे में, एक एक। अच्छा, कितने बाई कितने पे लगाए हैं? सर 12 बाई 8 पे लगाए मैंने। 12 बाई 8 पे लगाए। लेकिन अच्छा। अभी वो जो प्रकाश सर की बात सुन के ऐसा लगा कि मैंने गलत लगाया वो जो। हाँ अब इस साल मैंने उन पौधों की ग्रोथ देखी, तो वो जगह जो 8 बाई 12 की है वो कम पड़ रही है मेरे पौधों के लिए। हाँ हाँ हाँ। और प्लस उसमें एक रीजन ये रहता है कि ये नर्सरी वाले बता देते हैं कि इतना इतना लगा दो, ये अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अब जैसे अपने को लंबे ईयर की जो क्रॉपें होती है, 25 साल 30 साल जिस बगीचे को रखना है, वो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस पे चाहिए, करीबन 15 या 20 फीट, और 20 बाई 10 20 बाई 15 पे तो होना ही चाहिए। हम्म। और अभी मेरे को लग रहा है कि उनमें से पौधे निकालने पड़ेंगे मेरे को। अभी सत्यनारायण जी ऐसा है कि आप निकालने का निर्णय इतनी जल्दी मत लीजिए, क्योंकि अभी अभी 2 साल हुए, अभी पहली फसल भी आपने नहीं ली होगी उस पे। इस साल सैंपल फ्रूटिंग आई होगी। कुछ सैंपल के लिए फ्रूट मिले हाँ, थे, उनके तो करीबन वजन हाँ 800 से 900 ग्राम के समथिंग हुआ था। और जो भी, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, हमारे को इधर कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं होता है कि बगीचे को ऐसे मेंटेन करना। अब ये हमारे को तो क्या है, फोन पे यूट्यूब वगैरह देखते हैं, इनसे सीख के बाद चलो तो लगाए अभी लगाए अभी लगाए। तो आपको गाइडेंस के लिए आपके वहाँ के बीकानेर के आनंद जी शर्मा है, वो बीकानेर के रहने वाले हैं, और वो हाँ सर। चित्तौड़, बाड़मेर, जैसलमेर और झालोर, वो पूरे रेगिस्तान में, मतलब क्या बोलते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो सर उनसे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। और यहाँ पर आप जुड़े हैं तो यहाँ भी काफी लोग हैं, जैसे प्रकाश जी हैं, और भी काफी लोग हैं, उनसे भी आप बात करके कर सकते हैं। तो अभी आप उसको निकालने का निर्णय इतनी जल्दी मत लीजिए। उसमें 1 साल 2 साल अभी उसे अच्छी क्रॉप लीजिए, पैसे वसूल कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि जैसा कि अभी प्रकाश जी ने भी बताया और आनंद जी ने भी बताया कि भाई प्रूनिंग, टाइम टू टाइम प्रूनिंग बहुत आवश्यक है उसकी। तो सर मैंने इन पौधों की, हाँ, बीच में बोल रहा हूँ, उनकी प्रूनिंग की 2-3 बार 4 बार उनकी प्रूनिंग करनी, तो भी मतलब उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है। और फ्रूटिंग पे तो पता नहीं हो, फ्रूट नहीं होने की वजह से ज्यादा ग्रोथ होती बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि अगर फ्लावरिंग टाइम पे नहीं आई, तो जो सारी एनर्जी है वो वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी शाखीय वृद्धि जिसको हम कहते हैं, अगर हाँ एक फल लगता है, तो जैसे आपने बताया कि भाई 700-800 ग्राम का फल लगा। अब 700-800 ग्राम के फल के अंदर में कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल में करीब 500 ग्राम शक्कर है, 500 ग्राम चीनी है उसके अंदर। तो सर। पौधा को कितना सारा फोटोसिंथेसिस करने से 500 ग्राम शक्कर आया, तो सारी जो एनर्जी है फ्रूट में आती है। उस समय पौधे का विकास जो है रुक जाता है। अगर आप इसको अगर मनुष्य पर लेंगे, तो कैसे, जब एक माँ गर्भवती होती है तो सर उसका जो है बच्चा बड़ा होता है, तो माँ का चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है।
ये आपको, हम सबको अनुभव है, हमने अपने घरों में देखा है। तो वैसे ही पौधे के साथ होता है, जब बहुत सारे फल लगते हैं तो बाकी उसका जो विकास है वो रुक जाकर सारी एनर्जी, शक्ति वो फल में देता है। तो चूंकि इस बार बारिश कम ज्यादा थी तो फ्लावर आए होंगे, ड्रॉप हो गए होंगे, फल नहीं पकड़े, इसलिए ये वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो गई है। तो सही तरह से अगर प्रूनिंग करके अगर आप उसका जो बाहर आती है जो फ्लावरिंग, उसका अगर ठीक से मैनेज करेंगे तो अगले साल आपको 25-30 किलो फल एक पेड़ से बहुत आराम से मिल सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको समय समय पे गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। चैट के अंदर में नंबर आपको शेयर किया हुआ है, तो आप बात कर सकते हैं। वहां पर आनंद जी शर्मा है, यहाँ पर और भी काफी अनुभवी लोग हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका सत्यनारायण जी। सर एक बात हाँ बोलना जी, चाहता हूँ। हाँ बोलिए। और ऐसे मैंने एक नर्सरी वाले के चक्कर में आके पिंक ताइवान गोवा लगाया। अच्छा, उसके 400 प्लांट लगाए सर मैंने। हाँ, कितने बाय कितने पे? वो लगाए सर मैंने 10 बाई 4 पे। वाह 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 वाह। उसने बेच दिए, लगाओ लगाओ होगा। अब सर वो अपना 4 महीने का प्लांट हुआ, मतलब अभी 4-5 महीने हुए हैं। सब आपस में मिल गए। अब सर उसका पता ही नहीं चल रहा है कि होगा कैसे, क्या सिस्टम। अब प्रूनिंग करनी, सिंगल प्रूनिंग मैंने कर दी और हाँ। अभी क्या डोरमेंसी में चल रहा पौधा, तो मैंने कहा देखो फरवरी महीने में इसकी वापस प्रूनिंग करते क्या रिजल्ट आता है इसका। हाँ हाँ और उसमें भी मेरे को भी लग रहा है कि बीच बीच में से एक पौधा हटाना पड़ेगा। हाँ। तब जाके देखिए, अभी आपने अभी लगाया है, जुलाई में लगाया है ना, 4 महीने पहले। हाँ सर 4 महीने हुए अभी तो तक। अब जब एक बार लगा दिया है तो उसमें 2 काम अवश्य कीजिएगा। सर पिंक ताइवान या जितने भी अमरूद के पौधे हैं, अनार और अमरूद, ये दोनों ही निमेटोड को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। यानी जो सर निमेटोड रहता है, जड़ों में जो गांठें रहती है, रूट नॉट निमेटोड कहते हैं जिसको, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन दोनों फसलों में। अब चूंकि 4 फुट है और 6 महीने का पौधा होते ही जड़ें आपस में मिल जाएंगी, एक पौधे में भी अगर निमेटोड है तो वो पूरी लाइन में हो जाएगा। तो निमेटोड के लिए जो भी आवश्यक उपाय है, बहुत सारे बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, केमिकल भी है, जो भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, उसमें एक जो उपाय है कि निमेटोड की दवाई के साथ साथ में 500 ग्राम नीम की खली। सर 2 तरह की खली आती है, एक आती है नीम के जो निम्बोली जिसको कहते हैं हम, नीम का फ्रूट निम्बोली। एक तो निम्बोली का पाउडर आता है बिना तेल निकाला हुआ, अगर वो डालते हैं तो अभी 6 महीने के पौधे के लिए 250 ग्राम काफी है। और अगर तेल निकाली हुई खल्ली है तो 500 ग्राम पाउडर उसका। तो वो जड़ों में चारों तरफ, जड़ों के बहुत ज्यादा बाहर नहीं, तने से 6 इंच दूर एक रिंग बना के थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें डालकर और उसको बंद करके पानी दीजिए। ये निमेटोड को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो और कटिंग तो करनी ही पड़ेगी। कटिंग जब भी करेंगे आप, एक बार तो फोटो वीडियो कॉल करके आप एक बार बताइए कैसे है, तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी किस प्रकार करना है। तो धन्यवाद आपका। सर सीताफल के लिए एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे हम सीताफल तो लगा दिए बिना गाइडेंस के। ये पूछना करना ये बाद में इसके लिए करेंगे, है ना? ठीक है हाँ सर, बाद में हाँ, बाद में आप फोन कीजिए, आपको नंबर यहाँ पर दे दिया है चैट में, तो आप बाद में बात करेंगे अपन। हाँ, ठीक है और खानवे साहब आप कुछ बोलने वाले थे, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए उसको। आपके यहाँ पर एक माइक के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर। हाँ निकेश, हाँ निकेश बोलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, आप प्रकाश अंकल और आपका तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो मुझे जो गाइडलाइन मिली है इस बार, वो मुझे अनुभव हुआ है कि नहीं, मैं बहुत पीछे। हेलो। हाँ निकेश, आप खेत में हो शायद आज। जी सर। हाँ खेत में था। हाँ, असली किसान खेत में ही रहते हैं तो दोपहर में। तो सर आप लोगों का गाइडलाइन जो मुझे मिली है इस बार, उसका हाँ। अनुभव मैंने इस साल किया हूँ कि मतलब जो ड्रॉपिंग की समस्या मेरी इसमें थी, वो भी मतलब निकेश, हाँ निकेश, हाँ ये धन्यवाद वगैरह सब बाद में करना। आज का जो विषय है उस पर बोलना है कुछ। अल्ट्रा डेंसिटी फायदेमंद या नुकसानदायक, इसमें आपका कुछ अनुभव है तो उसको बताइए।
अभी तो सर मेरे जो पेड़ है वो 20 बाय 20 पे है। 20 बाई 20 पे आपके, हाँ। 20 बाय 20 पे, और अब मतलब कितने उसमें साल के हैं? अंदर भी नहीं। कितने साल के अभी हैं? सर 8 साल के हो चुके हैं। 8 साल के हैं। 8वां हाँ 8 साल रनिंग में है। हम्म। तो अभी उसमें अपन कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते बड़े ट्रैक्टर से। अच्छा, इतने आपस में तो मिल गए हैं मतलब। इतना आपस में मिल चुके हो पेड़। हम्म। तो आगे चल के ऐसा लगता है कि मुझे उसमें मतलब दूसरा इलाज निकालना पड़ेगा कि छोटा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, उससे कल्टीवेशन वगैरह नहीं, करना देखिए पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि सबसे अच्छा वीडीसाइड क्या है? किसी को पता हो वीड तो साइड। जवाब। हाँ, जवाब दी। सबसे अच्छा वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल मतलब वीडीसाइड हो गया ना। जी जी। तो सबसे अच्छा वीड कंट्रोल किससे आता है? बिना वीड दवाई के। कंट्रोल के लिए सर वो जो तनज जो होती है अपनी, हाँ, मल्चिंग। हाँ, नीचे जमीन पर मल्चिंग कर दिया। मल्चिंग में हम्म। प्रकाश अंकल के खेत में जब मैंने देखा था तो तो उन्होंने मल्चिंग कर दी थी। वो तो हर साल लगानी पड़ेगी। हाँ वो हर साल लगानी बिना पड़ेगी। हर साल लगाए सबसे बढ़िया वीड कंट्रोल कौन सी मल्चिंग से हो सकता है? नहीं वो सर सबसे इसका अनुभव वो नहीं है। सबसे वो सबसे अच्छी मल्चिंग है कैनोपी। जी जब आपके दो पेड़ों की कैनोपी आपस में मिल गई तो नीचे हाँ हाँ हाँ। धूप नहीं आएगी, धूप धूप नहीं नहीं जाएगी आएगी तो नीचे घास नहीं तो उगेगी। घास नहीं आएगा। जी जी तो बराबर। अभी आपको क्या करना है, पेड़ों से ज्यादा शिकायत मत कीजिए। 20 बाई 20 पे पेड़ है, बहुत अच्छे हैं, कैनोपी मिल गई है, इसका मतलब है कि पौधे स्वस्थ है। अब बात रही कि जी सर। ट्रैक्टर नहीं चलता है, तो आप नीचे की जो जी डालियां हैं, जो रग है, उनकी प्रूनिंग कीजिए। और अब जरूरी नहीं जी है कि वहां पर कल्टीवेटर चलाए। अगर आपको घास अगर नहीं उगती है तो नीचे जीरो जी। कल्टीवेशन कीजिए। जीरो टिलेज जिसको अच्छा। कहते हैं। ये आपके जमीन जी में वाटर को रिटेन करेगा। जमीन का जो हम क्या करते हैं, एक तो कार्बन डालते हैं जमीन में, बाद में उसको ट्रैक्टर चला के उड़ा देते हैं। तो जी जी। ये आपके लिए अच्छा है। बस पेड़ की डालियां नहीं टूटे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। जी जी। थैंक थैंक यू निकेश। थैंक यू। थैंक यू हाँ सर। हाँ। अभी और कोई है जिनको कुछ शेयर करना है? गोविंद पाटीदार जी को कुछ पूछना है। हाँ, गोविंद जी बताइए। कान क्यों पकड़ा हुआ आपने? जी सर, वो एक्चुअली हेडफोन कनेक्ट कर रहा था मैं। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए गोविंद जी। सर मेरा टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे पास 18 बाई 18 में 23 ईयर ओल्ड प्लांट्स भी है, जो उनकी कैनोपी लगभग कवर्ड है, मतलब कि शेडो लैंड पे नहीं पहुंच पाती है। उसके तो बाद कौन से हमने प्लांट है? कौन ऑरेंज से प्लांट। प्लांट? ऑरेंज है, संतरा है, ठीक है। जी जी। हाँ उसके जी, बाद हाँ। हमने 12 ईयर 12 साल पहले ही संतरे के पौधे लगाए हैं। वो हाँ 20 बाई 20 हाँ, में लगाए हैं, उनका भी सेम कंडीशन हो गया, कैनोपी कनेक्ट हो गया। ठीक है। बट अभी हमने प्लांटेशन करा है 11 बाई 22 पे। अच्छा। और उसके बाद हमने वहीं नागपुर से ही प्लांटेशन लाए थे, तो वहां से सजेस्ट करा था कि पूर्व से पश्चिम 22 फीट और उत्तर से दक्षिण 11 फीट, ताकि जो सनलाइट रहे मैक्सिमम टाइम लैंड पे रहे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लांटेशन करा है। उसमें हमने वैरायटी ली है सर, अभी उनने रिकमेंड करा था कि एल्मियो करके न्यू प्लांट आया है। अमेरिकन वैरायटी तो है कुछ। हाँ, तो के ये आप लगाइए। तो सर उसमें इशू एक तो ये आता है कि हम ये चाहते हैं कि उसमें बेड सिस्टम कर दें, हाँ हाँ। ताकि ड्रिप इरिगेशन से उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद एक और हमारे यहाँ इशू ये आता है कि मृग बहार हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि जून 1 में पानी गिर जाता है, मावठे गिर जाते हैं जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से मृग बहार तो 99% तो मिलती नहीं है। तो सर इशू मेनली मृग बहार का है, क्योंकि अम्मे बहार तो आ जाती है, बट अम्मे बहार के लिए पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसके लिए मृग बहार के लिए रिकमेंडेशन चाहिए था मुझे। और ये जो हम सोच रहे हैं बेड सिस्टम का, तो ये सक्सेस होगा या नहीं। और एक और इशू ये था कि मैं इस साल से सनई और ढेंचे की खेती करना चाहता हूँ, जो 20 स्पेसिंग है, ताकि उससे मिल्चिंग भी हो जाए और अपना खेत का काम भी हो जाए। सही है। प्लस बाद में जब बरसात हो तब उसमें मैं डिकम्पोजर यूज कर सकूं, डिकम्पोजर से वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है गोविंद जी,
हाँ हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है पीछे से शायद। हाँ, देखिए, बेड जो बनाना वो एक अच्छा समाधान है। जब आप बेड बनाते हैं तो जो पानी है वो ऊपर की सतह में रुक के रहता है, तो जड़ों का विकास अच्छा होता है। संतरे, मौसम्बी यानी सिट्रस फ्रूट में जो जड़ें रहती है वो शैलो यानी ऊपर की तरफ ज्यादा चलती है, बहुत गहरी नहीं जाती है। जो फीडर रूट है वो ऊपर की तरफ रहती है। तो बेड अगर बनता है तो उसको ठंडक मिलती है, अच्छा उसकी ग्रोथ आती है। और वाटर लॉगिंग कंडीशन में जब पानी भर जाता है तो पौधों के ऊपर तनाव नहीं आता। एक नंबर। अभी जो आपने बताया कि जो एल्मेओ करके जो एलेमोज करके जो वैरायटी है जो लगाई है आपने, ये थोड़ी ड्वार्फ वैरायटी है, तो इसलिए इसका जो रिकमेंडेशन किया वो 20x11 पे मेरे ख्याल से सिट्रस डिपार्टमेंट ने किया है। नागपुर में भी कुछ लोग अभी लगा रहे हैं इसको, 20x10 पे लगा रहे हैं, तो आपने 22x11 पे लगाया है। समय बताएगा आने वाला समय की फिर कैसा रहता है, क्योंकि ये बाहर का पौधा है। अपने यहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा होगा, जब तक ये बड़ा नहीं होता 3 साल 4 साल का, तब तक कुछ समझना मुश्किल है। तीसरी जो बात आपने कही कि भाई धैचा लगाना है आपको, तो धैचा, बोरू ये लगाइए, लेकिन जब भी इसकी हाइट 1.5 फीट 2 फीट पर आ जाए इसको काट कर सुला दीजिए। गोविंद जी म्यूट रखिए, आप म्यूट रखिए। हाँ, तो इसको काट कर सुला दीजिए, इसको ज्यादा बड़ा नहीं होना दीजिए। जहां नया पौधा लगाया है वहां पर इसको ऊपर न जाने दें। डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी ओके है। बाकी जो चर्चा है इसके ऊपर है, डिटेल्स में आपको यहाँ फोन नंबर दिया है, बाद में करेंगे इसके ऊपर पूरी चर्चा, और आपके क्या क्या सजेशन, क्या क्या वहां कर सकते हैं, इस बारे में आप संपर्क में रहिए। तो इस बारे में हम डिटेल्स बाद में करेंगे। तो एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जैसे अभी कुछ वैरायटीज ऐसी आ रही है जो अल्ट्रा डेंस में कुछ सालों के लिए ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपके पास 2 ही एकड़ का खेत है और 2 एकड़ में आपको शुरुआत के दिनों में ही कुछ ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा है, और बाद में एक भाई स्टेबल हो जाए, एक स्टेबल इनकम आती रहे, ठीक है, लेकिन शुरुआत में 2-3 साल पूरे खर्चे वर्चे निकाल के मैं फ्री होना चाहता हूं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो अल्ट्रा डेंसिटी जो प्लांटेशन है 10x5 वगैरह, अभी जो 10x4 लगाते हैं ये तो बहुत ही अल्ट्रा डेंस हो गया। ये तो इसमें तो करीब 1000 से ज्यादा पौधे, 1100 करीब पौधे एकड़ में आ गए। आप 12x6, 12x5, क्योंकि ये जो रो टू रो 10 फुट से ज्यादा क्लियर इसलिए है कि जब तक आपको फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो बहुत अल्ट्रा डेंस लगा दिया तो पौधों का विकास नहीं होगा, फ्रूट साइज अच्छी नहीं आएगी, बीमारियां बहुत ज्यादा होगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसलिए 12x6 पे लगाए। 12x6 पे भी लगाते हैं तो लगभग आपको और 600 प्लांट एकड़ में बैठते हैं। आपने 2 एकड़ में 1200 प्लांट लगा दिए। अगर पिक ताइवान या रेड डायमंड की बात करते हैं तो ये क्रॉप ऐसी है कि ये पहले साल यानी 12 महीने की होते होते और फूल फल आ जाते हैं और 16-18 महीने में पहली सैंपल फ्रूटिंग आ जाती है। एक पौधे से आराम से 5 किलो फल आ जाते हैं। 1200 पौधे अगर आपने लगाए तो 6 टन आ गया। अगर आपने डायरेक्ट मंडी में भी बेचा, 50 रुपए भी बेचा तो 3 लाख रुपए आ गए। यानी आपने जो 1200 पौधे लगाए थे उस पौधे लगाने का खर्चा, साल भर के उसके पीछे का जो मैनेजमेंट, वो उसके पीछे की मेहनत, ये लगभग आपका उसमें वसूल हो गया। अब आप आ जाइए दूसरे साल में, यानी 1.5 साल के बाद 1.5 से 2.5 साल वाले पीरियड में आ जाइए। पहले साल जहां पर 5 किलो प्रति पौधा फल आया था, अगले साल अगर आपका मैनेजमेंट और 2.5 गुना का मतलब क्या हो गया? 5 किलो का 2.5 गुना मतलब कम से कम 12.5 किलो। 12.5 किलो फल एक पौधे पे कम से कम। 1200 पौधे हैं तो करीब 15 टन, 15.5 टन माल आपको मिलेगा। वही 50 रुपए के रेट भी पकड़ते हैं तो 7.5 लाख 8 लाख रुपए आते हैं। उसमें अगर जैसे प्रकाश जी ने बताया कि भाई आप खुद अगर मार्केटिंग कर सकते हैं
उसमें से अगर 25% माल आपने खुद बेच लिया तो आपके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो मंडी में भी अगर बेचा और 50 रुपए का भाव मिला, क्योंकि 14-15 टन है, ट्रक लोड माल है, 8-10 टन के 2 ट्रक आप बेच सकते हैं, तो 7-7.5 लाख रुपया आपको 2 एकड़ से मिल रहा है। 2.5-3 लाख 3.5 लाख खर्चा कर देते हैं तो भी 3 से 4 लाख रुपए आपको 2.5 साल में मिलते हैं। और 3.5 साल में एक पौधे से आपको लगभग 25 से 30 किलो फल मिलते हैं। 1200 पेड़ है, 30 से 35 टन का माल आएगा। 50 रुपया भी अगर कॉस्ट पकड़ते हैं तो 15 से 18 लाख रुपए की कमाई है 3.5 साल पर। 6 लाख रुपया खर्चा मान लेते हैं उस साल का, तो भी आपको 12-15 लाख रुपए की सालाना इनकम वहां से हो सकती है। अभी मैंने जो फिगर बताए हैं, मैं कोई ऐसे न तो मैं मेरे पास में नर्सरी है कि मैं प्लांट बेचने के लिए आपको बता रहा हूँ, न मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। ये मैंने जहां जहां कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। प्रकाश जी ने आपको बताया कि भाई 14x7 पे लगाया था और पहला साल है 4-5 किलो फ्रूटिंग वहां से आ रही है। 12x6 में आपको पहले साल लगभग 3 कटिंग करनी पड़ेगी अगर सही तरह से कैनोपी मेंटेन करनी है, प्लांट को मजबूत करना है। कुछ लोग यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि पौधा लगा दिया, डेंसिटी हाई डेंसिटी में, अल्ट्रा डेंसिटी में लगा दिया और फिर उसको बढ़ने देते हैं, मन मर्जी बढ़ने देते हैं। उसमें पौधे के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेज आती है, पतली डालियां आती है, और जब माल लगता है तो पूरा पौधा ऐसा कोलैप्स हो जाता है, झुक जाता है। फिर उनको बाम्बू का तार वगैरह देखकर ऊपर से बांध के खड़ा करना पड़ता है। उसके कम से कम 25 से 30 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आता है। दोनों तरफ बांस लगाइए, फिर तार बांधिए, फिर से उसे बंधवाइए, लेबर का चार्ज, ये सब मिला के 25 से 30 हजार रुपए एकड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आता है। अगर आपने सही तरह से उसकी कटिंग की है, प्लांट को अपने दम पे खड़ा रखा है, पहले साल में उसका जो नीचे का जो तना है वो अगर 2.5 इंच 2.25-3 इंच का अगर आ गया है, एक एक जो ब्रांच है वो आपकी जो छोटी अंगुली है उससे भी ज्यादा मोटी होनी चाहिए, तो जो माल लगेगा, जो फल लगेगा डालियों पर, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है टंगा रहने के लिए। क्योंकि पिंक ताइवान के अंदर में 300 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक के फल लगते हैं। एवरेज में अगर आप 400 ग्राम भी समझते हैं तो 400 ग्राम का फल एक डाली पे 4-5 लग गया, मतलब 2 किलो, तो डाली तो टूट के गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कटिंग की है पहले दिन से, पहले साल में लगभग 3 बार, दूसरी साल में लगभग 3 बार, हर साल लगभग 3 बार। आनंद जी ने पहले बताया था कि साधारणतः 2 बार कटिंग करते हैं, लेकिन अगर अल्ट्रा डेंस लगाया तो 3 बार कटिंग करनी पड़ेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से परहेज करना ज्यादा अच्छा है। बीमारी आने का इंतजार न करते हुए क्रॉप केयर प्रोडक्ट का और व्यवहार करना, और कोई भी बीमारी खेत पर न आए इसके लिए प्रयास करना। अगर ये आपने किया, 2 काम किया, कि एक तो उसकी कटिंग एक ज्यादा और प्रिवेंटिव सारा उपचार। और याद रखिए, आपने 1 एकड़ में डबल प्लांटेशन की है, आपके घर में 3 लोगों का खाना बना है तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही लोग खा सकते हैं। थोड़ा ज्यादा बन गया तो चौथा आदमी एडजस्ट हो सकता है, 6 लोग खाना नहीं खा सकते। लेकिन अगर 6 लोगों को निमंत्रण दिया है तो 6 लोगों का ही खाना बनाना पड़ेगा। आपने वहां पर 300 के बदले 600 या 700 प्लांटेशन की है, तो एक पौधे को अगर आप 5 किलो गोबर की खाद दे रहे हो तो 1 एकड़ में 700 पौधे हैं तो 700 इंटू 5 उतनी देनी पड़ेगी। 10 किलो दे रहे हो तो 700 इंटू 10। यही बात बाकी फर्टिलाइजर की है, NPK, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, जो भी न्यूट्रिशन देना है वो 700 पौधों के हिसाब से देना है, एकड़ के हिसाब से नहीं। आपके घर में खाना कितने लोगों का बनता है? जितने रूम है उस हिसाब से नहीं, जितने लोग खाने वाले हैं उस हिसाब से। तो आपके खेत में भी कितने खाने वाले हैं उस हिसाब से फर्टिलाइजर का डोज तय होना चाहिए। ये अगर आपने ध्यान रखा, प्रूनिंग अगर समय से की, निमेटोड के लिए उसका उपाय इलाज रखा,
कीट पतंग रोग आने के पहले आपने उसका इलाज ठीक से किया, पानी का इरिगेशन सिस्टम आपका ठीक है, ड्रिप से हो सकता है, स्प्रिंकलर से हो सकता है, बहाकर फ्लड इरिगेशन हो सकता है, जो भी आपका मेथड हो सकता है, ये सारी चीजें अगर चाक चौबंद है तो आप अच्छा पैसा खेती से कमा सकते हैं। किसी के बहकाव में आकर आपने लगा दिया और फिर उसको दोष देके फायदा नहीं है। पैसे आपके थे, खेत आपका था, निर्णय आपका था, किसी ने आपके कनपटी में बंदूक रख के नहीं लगवाया है। तो अब जो हो गया उसमें दोष मत दीजिए, उसको कैसे ठीक करके उसमें से पैसे कैसे निकाले जाए इस बात पर फोकस कीजिए, और उसकी हेल्प के लिए हम आपके साथ में हैं। आप कहीं भी है, हिंदुस्तान में, विदेश में, देश में, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके आप गाइड ले सकते हैं। हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी यहाँ पर बैठकर पूरी सहायता करेंगे। और अल्ट्रा डेंसिटी के जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी है, लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं होता है, जहां नुकसान है वहां फायदा भी है। मैनेजमेंट आपका कैसा है इस पे डिपेंड करता है। प्रदीप सर, सुशील पाटीदार जी को भी शायद कुछ हाँ। उन्होंने हाथ खड़ा किया है। सत्यनारायण जी आप म्यूट कीजिए, आपका ऑन हो गया है, आवाजें आ रही है आपकी तरफ से। हाँ हाँ, सुशील जी पाटीदार। नमस्ते हाँ सर, सुशील बोल रहा हूँ जी, नमस्कार जी सर। काफी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं मेरे गवा वक्त की खेती के। हाँ जी। सारे जो प्रश्न मेरे थे, मेरी जो जिज्ञासाएं थी पूर्व किसानों से और आपकी चर्चाओं के माध्यम से उसका हल हो चुका है। क्योंकि खासकर निमोटेड से संबंधित जो समस्याएं आई थी आपने बताया है। आगे जब मैं बगीचा अगले साल प्लानिंग कर रहा हूँ लगाने का, तो उसको पूरा ध्यान में रखूंगा। और पूरी मैनेजमेंट, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो भी मैं चाहूंगा कि पूरा पहले थोड़ा सीख के उसके बाद ही करूं। बिल्कुल, क्योंकि मैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में फेल हो चुका हूं एक बार, इसलिए अनुभव सीखने के लिए मैं इस वेबिनार से जुड़ा था। आप लोगों का मार्गदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको पूरी गाइडलाइन के लिए भी आप हमारे से संपर्क में रहिए। हमने एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए भी गाइडलाइन तैयार की है कि कौन सी फसल है, यानी संतरा है, मौसम्बी है, गुआवा है, गुआवा में कौन सी वैरायटी है, फ्लोरिंग है, फ्लोरिकल्चर है, अनार है, ये सभी के ऊपर एक गाइडलाइन हमने भी तैयार की है। तो उसमें आप अपने यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसमें एक चीज का आप सब ध्यान रखिए। आप सब लोग बागवानी फसल से जुड़े हुए हैं और लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक बात जो सबसे तकलीफ देह है बागवानी फसलों के लिए, जो हम नहीं कर रहे हैं, वो है हमारे मिट्टी का परीक्षण, सोयल एनालिसिस। जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो बनाना जरूरी है। जैसे हम बीच बीच में ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, शुगर तो नहीं बढ़ गया है, डायबिटीज या फिर और कुछ तो नहीं है, हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, थायराइड तो नहीं है, प्रोस्टेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, लीवर फंक्शन ठीक है कि नहीं। वैसे ही अगर आपको पौधों को स्वस्थ रखना है तो साल में एक बार सॉइल टेस्टिंग अवश्य करवाइए। सॉइल टेस्टिंग के लिए दो तरह का उपाय है। आप सब बागवानी फसल वाले हैं तो 2 फीट नीचे, 2.5 फीट नीचे का एक गड्ढा करके, आपका मान लीजिए 5 एकड़ का खेत है तो 4 कोने में, 4 तरफ और बीच में जहां पर कोई बड़ा पेड़ नहीं हो, ऐसी जगह पर जहां पानी नहीं भरता हो, ऐसी जगह से 2.5 फीट 3 फीट के नीचे की मट्टी निकाले, 5 कोने से आधा किलो, उसको अच्छी तरह मिला लीजिए, सुखा लीजिए, चालनी से छानकर उसका 500 ग्राम का सैंपल लेकर, पुणे में एक लैब है बहुत अच्छी जिनके चार्जेस बहुत कम है, 14 जितने पैरामीटर है वो, यानी सॉइल का ईसी, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये सारी जो 14 चीजें हैं वो 14 चीजों का एनालिसिस देते हैं। वो भी 800 से 1000 रुपए के अंदर अंदर देते हैं। हेलो, हाँ। तो जिनको उनका नंबर चाहिए तो संपर्क करके उनका नंबर ले लीजिएगा। और बहुत ही रिजनेबल लैब है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है उनकी, पुणे बेस है वो।
तो उनसे आप करवाइए। जो बाहर रिपोर्ट 3-4 हजार रुपए में होती है वो वहां पर 800-1000 रुपए में हो जाती है। और थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो एक साथ 50 सैंपलिंग उनको करनी पड़ती है, तो थोड़ा समय लगेगा, 15 दिन 20 दिन। तो हॉर्टिकल्चर में हमको समय की कोई कमी नहीं है, इतने दिनों तक किया ही नहीं हमने। तो आप अवश्य वहां से सॉइल रिपोर्ट कराइए, जिससे आपका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो बहुत सही हो जाएगा। और जो अनावश्यक कई बार हम डालते हैं, हम पोटैश डाल रहे हैं, हम जिंक डाल रहे हैं, बोरोन डाल रहे हैं, पता चला हमारी जमीन में कुछ चीजें बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें हम कम डालेंगे, जो कम है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो हमारा पौधा ज्यादा स्वस्थ रहेगा। हाँ जी। हेलो, और नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं हरियाणा हिसार से बोल रहा हूँ सर। जी, नाम बताएं आपका। नाम है विक्रम बेनीवाल सर। विक्रम बेनीवाल जी, बोलिए। मेरे 5 एकड़ के अंदर मैंने किन्नू लगाया है और अनार भी है मेरे पास। हाँ, तो उसके अंदर एक दिक्कत आ रही है मेरे को, ये आ रही है कि चींटियां जो है वो पौधों की चारों तरफ ज्यादा है। कई पौधे जो है जैसे कि चींटियां हो गई चारों तरफ उसके ज्यादा है, तो कारण क्या है उनका, या उसको मैं अगर दूर क्या करूं तो वो कैसे? क्या चीज का पौधा, कौन से क्रॉप पे है ये? अनार पे? अनार पे भी है और किन्नू पे भी है। चींटियां कहाँ है, पेड़ों के ऊपर है या नीचे जमीन में? जमीन में जड़ों के आर पार। जड़ों के आर पार चींटियां है या दीमक है? नहीं, चींटियां है, दीमक नहीं है। या तो हो सकता है वहां दीमक है इसलिए चींटियां आती होगी। लाल चींटियां हैं? नहीं, काले रंग वाली जो नॉर्मल होती है हमारे यहाँ। बड़े वाला जो मकोड़ा जिसको कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। देखिए, कई कारणों से होता है। जब बारिश के समय में वो अपना घर बनाते हैं वहां पर, तो हाँ क्या जी। होता है, पेड़ के तने के पास जगह थोड़ी ऊंची होती है, हाँ जी। तो ऊंची जगह पर पानी नहीं भरता है। तो हम भी क्या करते हैं, बारिश में होता है और हम सड़क पे हैं तो कहाँ खड़े होते हैं, जहां पैरों में पानी नहीं लगे ऐसी जगह खड़े होते हैं। तो वो भी अपना घर बनाने के लिए ऊंची जगह तलाश करते हैं। तो उसको ठीक किया जा सकता है। एक तो उस जगह को खोलकर पूरा खोल दिया जाए, जिससे कि उनके घर पूरे एक्सपोज हो जाए, उनकी कॉलोनी वहां से चली जाए। और वहां पर कुछ इलाज करना चाहिए जिससे चींटियों के माध्यम से, तो जैसे क्या होता है, सल्फर वगैरह है, पौधों के लिए अच्छा भी है। सल्फर की डस्टिंग अगर करते हैं तो सल्फर से उनके बॉडी में जो इरिटेशन पैदा होता है, जलन होती है, वो वहां से भाग जाते हैं। या कुछ ऐसी दवाइयां भी यूज कर सकते हैं जिनसे वो उनको नष्ट किया जा सके, क्योंकि वो अगर ज्यादा वहां पर गड्ढा करेंगे तो वहां पर एयर जाएगी और उसमें पानी भरेगा तो पौधा फिर उसमें पौधे को संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यही एक्चुअली तो जो सल्फर है, या जैसे कि जो पेस्टिसाइड है उनमें कोई है रिकमेंडेड, एक दो जैसा भी है? आनंद जी इस बारे में कुछ गाइड करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो बता चींटियां जो आती है उसमें मेन कारण ये होता है कि कोई प्लांट पे थ्रिप्स का या एम्फिड का अटैक ज्यादा होता है कई बार। वो तो ऊपर में, वो तो पत्तों पे हो गया, ये बोल रहे हैं पत्तों पे नहीं है। नहीं, नॉर्मल है। पत्तों पे जाती भी होगी वो, एक्चुअल में क्या है, प्लांट के ऊपर। हेलो, हाँ बोलिए। भाई ऐसा है कि कोई नीचे के पार्ट पे तो चींटियों का अटैक जो, ठीक है, तो वो वहां पे अपना, जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं कि अपना घर बनाने के लिए, एक्चुअल में जो चींटियां आती है वो ये जो एम्फिड होता है इसमें ये गम छोड़ता है, एक तरह का मीठापन छोड़ता है शहद के जैसा, उसकी सुगंध के चक्कर में ये आती है। वरना खेत में आपके बहुत कम देखने को मिलती है, ये उसी सीजन में आती है। और ये जो मौसम है आपके दिसंबर एंड और जनवरी फरवरी का, इसमें आपको ज्यादा मिलेगी ये, क्योंकि इस समय ये सकिंग पेस्ट का अटैक ज्यादा रहता है। आप एक बार और जो आप पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें ऐसा है कि पहले आप ड्रिप से नीम ऑयल भी तने के आसपास स्प्रे या ड्रेंच कर सकते हैं। पहले नीम ऑयल से आप करें, और उसके बाद में भी यदि कोई अटैक आता है तो आप कोई भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, डेल्टा, साइपर, अल्फामेथ्रिन, इन पे जा सकते हैं। ओके। एक बेनीवाल जी, एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पौधों के ऊपर, जैसा आनंद जी ने भी बताया कि थ्रिप्स का, माइट्स का, एफिड्स का, इसका अटैक ज्यादा होने से जब वो कॉलोनी बनाती है वहां पर, तो वहां से एक
सफेद रंग का शुगरी सिक्रेट करते हैं वो कीड़े, यानी जो कीड़े रहते हैं वो जो आपकी बार्क है उसकी छाल को उनका रस चूसते हैं, वहां पर कुछ शक्कर जैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो कीड़े हैं ना, मकोड़े, ये उसको खाने के लिए आते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां के पत्ते भी काले पड़ जाते हैं। बाद में एक फंगस वहां पर डेवलप होता है ब्लैक कलर का, जो पूरे पत्तों को, डाली को सुखा देता है। तो अगर वो कंट्रोल कर लिया आपने तो ये चींटे अपने आप कम हो जाएंगे। तो आप एक बार जहां पर ये प्रॉब्लम है उस पेड़ के पास में जाकर अच्छी तरह से फोटो लीजिए, उनके फोटो शेयर कीजिए, तो कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है उसका। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ, तो आज का हमारा ये हम कंक्लूड करते हैं इसको कि अल्ट्रा डेंसिटी या हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, उसमें जो अभी नॉर्मल जो सिस्टम चल रहा है कि भाई 12x12 या 16x12, 14x12 एकड़ में 300 350 पौधों तक, और ये जी मैं आपके जो पहले भी लोग थे, काफी लोग जो है जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में चले गए थे, तो बार बार एक बात बोल रहे थे कि हम एक एक प्लांट हटाने जा रहे हैं। जैसे वो प्रकाश जी भी थे, और भी दो लोग थे। तो मैं उनको ये सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप बीच में से यदि प्लांट हटाते हैं तो जो आसपास के प्लांट है उसकी जड़ में आपके फंगल इन्फेक्शन होने के चांस और विल्ट के चांस बढ़ जाते हैं। तो कृपया करके उसको हार्ड प्रून कर सकते हैं। हटाने से मतलब चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसा अनार में हमने देखा है सर कि कहीं से भी प्लांट हम लोग मतलब हटाया है किसी ने, या ट्रैक्टर ने डैमेज किया, तो आसपास के जो पौधे हैं उनकी रूट जो इंटरकनेक्ट होती है वो भी डैमेज हो गई, उसके साथ से डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। तो ये जो प्लांट हटाने की बात कह रहे हैं, तो छोटा यदि लगा है, साल भर या 1.5-2 साल का पौधा है, तो ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि कोई बड़ा पौधा है और उसको ये सोच रहे हैं कि भी हम बीच में से हटाएंगे, तो वो पौधे जो हैं आसपास के जो है उसमें ये समस्या आने की चांसेस रहेंगे। तो कृपया 1-2 लाइन में पहले एक्सपेरिमेंटल वे में करें। नहीं, इसके लिए जो आपने जो दूसरा बताया वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि हार्ड प्रून कीजिए। अगर मान लीजिए कि जैसे कि भाई 400 पौधे लगाए हैं और हमको अब 200 करने हैं, जैसा कि सब बोल रहे हैं, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई एक साल 200 पौधों को हार्ड प्रून कर दीजिए और 200 पर फ्रूटिंग लीजिए, अगली बार बाकी 200 को हार्ड प्रून करके उन पर फ्रूटिंग लीजिए। या दो सीजन मिलते हैं, जनरली सभी क्रॉप को 2 सीजन मिलते हैं। संतरा, मौसम्बी, अमरूद को तो 3 सीजन मिलते हैं, संतरे को 3 सीजन मिलते हैं, सीताफल है जिसको 1 ही सीजन मिलता है, अनार को भी 2 सीजन मिलते हैं। तो क्या करना है कि भाई आधे पौधों को ये सीजन में हार्ड प्रून करके अबिया बाहर लीजिए, दूसरों को उनको हार्वेस्ट कर लीजिए, अगले में इनको हार्ड प्रून करके दूसरा बाहर उनका लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके साल में 2 फसलें मिलने लगेगी आपको। वो तो ये एक्चुअल में क्या है कि करके देखें, ये एक्चुअली करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जो फिक्स इन्होंने कर दिया कि भी अभी मेरे को ये प्लांट पे अभी इसको हटाना है, हटाना ही है, उसको आपने उसको हटाना नहीं है, उसको हार्ड प्रून करके छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, जो आपकी इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन है उसमें वो डिस्टर्ब नहीं करे। सही और है। आपकी जो 2 प्लांट जो और हैं उनकी कैनोपी प्रॉपर बनी रहे। जैसे कुछ अभी आपके संतरे के किसान बोल रहे थे इनके 8 साल का है, किसी का ज्यादा गैप का है, उनके भी कैनोपी ज्यादा आपस में मिल गई, 20 बाई 20 में मिल गई है। हाँ, अब एक्चुअल में क्या है कि जो साइज भी है ना आपके, वो भी क्या है कि डिस्टर्ब होता है हाई डेंसिटी में। साइज इतना बढ़िया नहीं आता और मीठापन भी अच्छा नहीं आता, और प्लांट मतलब फ्रूट की जो क्वालिटी है, चमक है, वो भी इतनी नहीं आती, क्योंकि ओवरऑल उसको डिस्टर्ब रहता है उसका। तो ये हटाने वाला जो है ये थोड़ा मेरे को लगा कि इसको नहीं करना चाहिए बीच में हटाने वाली काम को। अनार का फल फला हुआ बहुत है, वो फटता क्यों है? बीच से फटा लाल दाना बहुत बड़ा बड़ा है, फट जा रहा है। कहाँ पे है आपका? आनंद जी बताइए। मुजफ्फरपुर बिहार।
देखिए सर, ऐसा है कि आपको मतलब बहुत से कारण होंगे फटने के अनार के। उसमें पानी का मैनेजमेंट है और सर्दी का भी है इफेक्ट। दूसरा जो सकिंग पेस्ट है वो एपिडर्मिस को खराब करते हैं, जैसे ही उस पे फल बढ़ता है तो फटता है वो। तो अब क्या है एक्चुअल हार्वेस्टिंग का टाइम तो सर दिसंबर में, सर्दी में ही होना है। इस सर्दी गर्मी से इस पर चर्चा क्यों क्यों किया जा रहा है? इसमें क्या है कि आपका मैनेजमेंट जो है ना सकिंग पेस्ट का, एक्चुअल में क्या होता है कि अनार के फल पे धारी लग जाती है सकिंग पेस्ट की वजह से। जैसे ही लोड बढ़ता है तो फटता है, उसमें कैल्शियम बोरोन का भी है। तो एक्चुअल में क्या है, बहुत से कारण है फटने के, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक ढंग आपको से मैं हमके नहीं बता। दिखिए, उसमें कोई दूसरा दवा नहीं दिए, 100% ऑर्गेनिक है, अनार है, अमरूद है, अमरूद देखिए ठीक है। साहब, ऑर्गेनिक से कोई फटने का वो नहीं मतलब है। प्लांट की जो भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, वाटर मैनेजमेंट होता है, वो करना जरूरी है। अब चाहे आप भरपेट खाना ऑर्गेनिक गेहूं की रोटी से खाएं या इनऑर्गेनिक से खाएं, ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आपको प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, उसको कितना कैल्शियम चाहिए, कितना बोरॉन चाहिए, कितना उसको पानी चाहिए, ठीक है। आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया हाँ आपका। हाँ हाँ हेलो। बोला जाए। हाँ हाँ बोलिए। तो ये काफी चीजें हैं। और आपका जैसे बिहार में सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है, राजस्थान में भी वही कंडीशन है। तो यदि आप उस पे कवर भी लगा सकते हैं, ऊपर ग्रो कवर आता है, वो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। और दूसरा, फलों की संख्या आप कम कर सकते हैं। जैसे मोटी डाली पे जो फल लगे हुए हैं उसको रख सकते हैं, छोटी डालियों के फल को कम करेंगे। तो ऐसा अभी पिछले 5-7 सालों में हमें अनुभव हुआ है कि जहाँ पे फ्रूट कम होते हैं पौधे पे, वहां पे क्रैकिंग कम आती है। और दूसरा, एक सिलपॉट करके प्रोडक्ट आता है इनका, हमने क्रिटिकल स्टेज में राजस्थान में इस्तेमाल किया है। हम ऐसे ही नहीं बता रहे आपको, हमने उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में 2 साल से यूज कर रहे हैं। सिलपॉट में क्या होता है कि वो सिलिकॉन की वजह से फ्रूट की जो चमड़ी है उसमें एक तरह की ताकत बनती है, और पोटाश भी उसके साथ में, वो भी बायोलॉजिकल पोटाश है। और उसमें साथ में आपके सीवीड का या प्रोटीन पार्ट भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तीनों चारों चीजें आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके फ्रूट में हमारे अभी चमक भी अच्छी आ रही है, क्रैकिंग में भी मतलब यूं समझे 20 से 25% कंट्रोल है सिलपॉट से। सर तो हम वो भी लोग आप पढ़े थे इस्तेमाल कि कीजिए आप। पोटास का यूज हम लोग इसलिए करते हैं किसी फल पौधा में, जैसे लाइट हो, हाइट हो, टाइट हो। हम लोग जो किताब में देखे हैं, उसको पोटास का काम यही है हमारे फल के लिए, हमारे पौधा के लिए, कि जो फल बनता है उसमें लाइट हो, चमक हो, हाइट हो, लंबा हो, थोड़ा बड़ा हो, और टाइट हो। टाइट रहेगा तभी मार्केट में निकलेगा, बिकेगा, अदरवाइज बिकेगा नहीं। लेकिन पोटेशियम, उसका इतना बड़ा बड़ा फल हो गया, लाल पूरा है, कोई इस पर धब्बा धाग नहीं है, और नीचे से फट कर लाल लाल दाना, बेदाना ही है, सपोज कीजिए बेदाना दाना नहीं, वो फटता है। तो किसान तो इसमें गया, 1 साल का पौधा है, अनार का पौधा 1 साल पर फल टूटता है। हाँ अशोक तो जी, किसान तो अशोक जी रोज ऐसा फटेगा। है, हाँ अशोक जी ऐसा है, जो आनंद जी ने बताया कि फटने के कई कारण है। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई पौधे के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी कीटाणुओं का अटैक नहीं है उसके ऊपर, लेकिन पानी की कमी उसकी हो सकती है, उसमें बोरोन की कमी हो सकती है उसमें। और दूसरी बात कि जब संख्या फलों की बहुत ज्यादा होती है पेड़ पर, और पेड़ का भोजन कम पड़ता है, तो ये समस्या आती है, क्रैकिंग जो होती है, फटने की जो समस्या रहती है। और जिस समय पौधा बनता है, जब फल बनता है, छोटा रहता है नींबू के आकार का, उस समय और जिंक और बोरोन, ये 2 चीज अगर उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो उसके साइड इफेक्ट बाद में भी देखे जाते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि क्या होगा सर, बोरोन का डोज बताया जाए जरा हमको पर पौधा। बोरोन का डोज तो जैसे स्प्रे अगर करते हैं तो अलग अलग है। जैसे केमिकल बोरोन आता है तो 2 किलो प्रति एकड़ इसका स्प्रे का डोज दिया जाता है। बेसल डोज में हम देंगे कि बीमारी आगे नहीं हमको तबाह करे, बेसल डोज में कितना देना पड़ेगा प्रति पौधा? आनंद जी बताइए बेसल डोज बोरोन का क्या है? अनम्यूट कीजिए।
कितने साल का पौधा है इनका, उम्र क्या है पौधे की? 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल। 2 साल का पौधा है। कितने 2 साल का, हाँ 2 साल का पौधा, 2 साल का पौधा है आनंद जी। हाँ 2 साल का पौधा है। तो आपको सर ऐसा है कि फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग जब आ रही है साइज तक। म्यूट हो गए आप, हाँ, म्यूट हो जा रहे हैं। हाँ बोलिए। आपको 2 ग्राम प्रति पौधा पौधा के हिसाब से 15 दिन में 2 बार मतलब महीने में 2 बार आपको देना है, 3 महीने तक देना है, जब तक आपका फ्रूट साइज नहीं पकड़ता। 2 ग्राम प्रति पौधा और हर 15 दिन में 3 महीने तक देना है, मतलब 6 बार देना है आपको। तो हर पौधे को 12 ग्राम कम से कम बोरोन मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। और मिलना इससे चाहिए। ऊपर आपको 2 या 3 स्प्रे भी लेने पड़ेंगे। हाँ। और चिलेटेड कैल्शियम के साथ में, और ये कैल्शियम और बोरॉन के स्प्रे, और स्टार्टिंग में जिंक का और बोरॉन का स्प्रे लेना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है? हाँ जी, लीटर पानी में जिंक में हम लोग टेरामिगास्ट भी यूज करते हैं थोड़ा मोड़ा। नहीं ठीक है, थोड़ा मोड़ा से नहीं होगा, प्रॉपर जो उसका डोज है वो करना पड़ेगा। डोज है सर, कहता है ½ kg पर कट्ठा, लेकिन हम लोग 1 kg यूज करते हैं। और हम इसलिए बता दिए हैं कि डोज बुक का पर कहता है कि ½ kg पर कट्ठा, लेकिन हम लोग 1 kg कट्ठा यूज करते हैं कि कमी नहीं रहे। तो नहीं, ज्यादा करना भी कई बार नुकसान होता है। तो हमेशा अपने सोयल को टेस्टिंग करवाइए, कि जमीन का परीक्षण करवाइए मट्टी का, कि उसमें कौन से चीज की ज्यादा कमी है या कौन सी चीज की अधिकता है। सॉइल टेस्ट करते करते सब तो बुढ़ा हो गए, सब 65 साल उम्र हो गया, क्या कहें। सॉइल टेस्ट क्या होता है तो आप लोग भी सर खूब समझ रहे हैं, इसलिए नहीं कैसा है, सही जगह से वो फ्री वाली टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, सही जगह टेस्ट करवाइए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और सरकार का खर्चा हो तो लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, उसमें फ्री का उसको हम कैसे कर सकते हैं? अरे बाबा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सरकारी लैब को भूल जाइए, प्राइवेट लैब में 600-700-800 रुपया में 1000 रुपया एक ही बार करना है साल में। जब हम इतने लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको अच्छा करवाना है तो पुणे की एक लैब है, बढ़िया लैब है, जहां मैं अपने साथियों को रिकमेंड करता हूं, तो वहां से करवाइए। वो सारी चीजें आपको बहुत कम मूल्य में और सही रिपोर्ट देते हैं। वो पर सैंपल कितना लेता है वहाँ पुणे में? वो 14 चीजें सारी करते हैं, उसका शायद 700-800 रुपया कुछ लेते हैं सिर्फ। पूना में लैब सर कहाँ आ जाए? एड्रेस हम लोग को इस पर। हाँ, आपको एड्रेस भेज दिया जाएगा, आपका नंबर है तो आपको नंबर मिल जाएगा। मोतीलाल जी का। तो आज के इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है, सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। इस महीने की और 30 तारीख के आसपास फिर से हम एक वेबिनार इसी तरह के एक विषय को लेकर, फलों के ऊपर, फल बागवानी के ऊपर करने जा रहे हैं। तो आपको उसकी सूचना समय पर मिलेगी। आप लोग उस समय वापस और इस वेबिनार से जुड़िए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। जो आपने अच्छा किया है वो बताइए, जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे और एक दूसरे को इस प्रकार सपोर्ट करके हम सब कोई बहुत अच्छी खेती करने में सफल हो, ऐसी और ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी जुड़े, आनंद जी आपने विशेष समय दिया, प्रकाश जी, और आप बाकी सब लोगों ने, खेतान जी जो कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, अशोक जी और सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, सत्यनारायण जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं महीने की 30 तारीख को। नमस्कार सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।